हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल चाल आप लोगों का। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफोल्डिंग टैलेंट्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही सीनियर, वर्सेटाइल और क्लासी एक्टर मनीष चौधरी। वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर बाकी बातें होती रहेंगी। सबसे पहले ये बताइए सुनील पुरी साहब कि कंपनी कैसे बनती है। कंपनी जैसे बनती है वो तो सुनील पुरी ने बता ही दिया। जब खून पसीना कागज पर छपता है, टेबल बेड बन जाती है और ऑफिस बिल्कुल, घर तब जाकर बनती है साली कंपनी। सारी कंपनी। तो बेहतरीन कैरेक्टर आपका, बहुत बेहतरीन कैरेक्टर। तो सबसे पहले तो सर बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन है कि सर आपने ऐसा कैरेक्टर निभाया और हम लोगों को ये कैरेक्टर दिया। थैंक यू वेरी इनफैक्ट मच। जो कंपनी, हम लोग की भी ये कंपनी है, तो मेरे को याद है जब पहला पोस्ट हम लोगों ने डाला था तो ऐसा ही बताया था कि कंपनी कैसे बनती है। हाँ, और सर ये जो अभी बता रहे थे ये कि उसमें सुनील पुरी का जो कैरेक्टर आपने निभाया बहुत प्यारा कैरेक्टर है। बट एक इंटरव्यू हम लोग देख रहे थे जिसमें आपने बताया कि उस मूवी के लिए आपका ऑडिशन प्रोसेस शायद 6 महीने लंबा चला था। तो एज एन एक्टर सर ये 6 महीने का प्रोसेस कितना, मतलब क्या चलता है उस वक्त दिमाग में, या फिर एज एन एक्टर क्या लगता है कि हाँ 6 महीने तक ये ऑडिशन चल रहा है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कितना डिफिकल्ट होता है ये पूरा प्रोसेस? वो एक्चुअली अगर वो इतना लंबा हो तो फिर उसमें डिफिकल्टी तो है ही नहीं ना फिर, क्योंकि आप उसको करते जा रहे हैं, फिर आप भूल गए कि होगा कि नहीं होगा, आपको करने के लिए बोला जा रहा है तो आप कर रहे हैं। सो इट वाज लॉन्ग, इट वाज हार्ड, लेकिन एक हद के बाद फिर मुझे लगा कि इट्स ऑल राइट। कभी ना कभी तो बता ही देंगे ना कि मैं कर रहा हूँ कि नहीं। सो ऑल्सो एज एन एक्टर यू आर ट्राइंग आउट सीन्स एवरी अदर डे, एवरी अदर वीक। नए नए सीन्स वो लाकर मुझे जो दे रहे थे टेस्ट करने के लिए। सो आई एंजॉयड दैट प्रोसेस वेरी मच। तो it एंड आई was- थिंक इन द मिडल आई फॉरगॉट फॉर अ व्हाइल कि ये फिल्म शायद मुझे ना भी मिले, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा। लेकिन अगर वो बार बार मुझे बुला रहे थे वापस तो ऑब्वियसली समथिंग वाज वर्किंग, नहीं तो मुझे इतनी बार नहीं बुलाते। इट्स जस्ट दैट इट गॉट स्ट्रेच्ड ओवर। तो इट वाज मल्टीपल राउंड्स ऑफ ऑडिशन या फिर मतलब रिस्पांस में डिले था या क्या प्रॉब्लम? इट वाज मल्टीपल राउंड्स ऑफ ऑडिशंस, ऑडिशंस, मल्टीपल सीन्स। या मल्टीपल सीन्स। जो आपका कैरेक्टर है सुनील पुरी का, अगर उस कैरेक्टर को डाइसेक्ट किया जाए तो वैसा है कि वो लगता है कि कोई मिडिल क्लास घर का लड़का जिसको अपने सपने पूरे करने थे, जिसने बहुत कुछ झेला होगा, जिसको बड़ा बनना है, करेक्ट। और इसीलिए वो अपने सक्सेस की कहानी सबको सुनाना चाहता है और मेक श्योर करता है कि कोई उसकी कहानी भूले ना। लोग अगर भूल रहे हैं तो उसको याद दिलाता है कि मैंने ऐसे अचीव किया। तो जो शिमित अमीन है, जो अब तक 56 पहले डायरेक्ट कर चुके थे, जयदीप साहनी ने लिखा है, उनके तरफ से आपके कैरेक्टर के लिए आपको क्या ब्रीफ था? वेल यू नो, जयदीप ने जो स्क्रिप्ट लिखी थी वो इतनी पुख्ता स्क्रिप्ट थी, एंड उसके मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितने ड्राफ्ट्स उन्होंने लिखे होंगे, बट जब वो पेपर से पढ़ के मैंने अपने जहन में डाली उस स्क्रिप्ट को, तो इट, यू नो, व्हेन समथिंग इज सो क्लियर द क्वेश्चंस ऑन इट आर आल्सो नॉट सो मेनी, बिकॉज एवरीथिंग इज क्वाइट क्लियर। और हम लोग स्क्रिप्ट्स के साथ ही काम करते हैं, एक्टर्स का काम होता है रिटन वर्ड के साथ काम करना, कहानियों के साथ काम करना। सो व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट आई वाज जस्ट वेरी, इट वाज अ वेरी क्लियर स्टोरी, और उसके जो पुशेस थे कैरेक्टर के वो बहुत क्लियर थे। जयदीप सानी, he comes from a background of sales and management from before he started writing, and he comes from a very middle class scenario. So he understood that world very well, and I understand that world very well. सर रणबीर कपूर, उनको आज लोग एक स्टार की तरह देखते हैं, काफ़ी हिट्स पे हिट्स दिए जा रहे हैं वो। बट जैसा हम लोगों ने बात किया कि रॉकेट सिंह के वक्त उनकी शायद 2 मूवीज़ पहले आई थी, 2 या 3 मूवीज़ आई थी, तो उस वक्त ही वॉज नॉट ए स्टार। तो हाउ वाज ही एज एन एक्टर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा था उस वक्त? It was wonderful. The experience that I had working with him was, जिस तरह से आप चाहेंगे कि आप जिन एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, जो मेन लीड निभा रहे हैं स्पेशली, उनके साथ आपका इतना काम है, तो जो मेरी चाह थी उसके आगे ही गया सब कुछ। अच्छा। So it was all very good, and he's very involved with how he wants to portray a character. Yeah, it was wonderful. वो तो मतलब आप पिक्चर देखें तो आपको पता ही चल जाता है। yes, yes. बिल्कुल सर। तो सर आप दिल्ली से 1995 में बम्बई आते हो, लेकिन आपकी पहली फिल्म आपको मिलती है 2003 में, रूल्स प्यार का सुपरहिट फार्मूला। फिर आप एड्स कर रहे होते हो, आपको 100 रुपया दिया जाता है ट्रैवल के लिए, बट वो आप बचा लेते हो क्योंकि आपको रात में पिज़्ज़ा खाना होता है। आप पैदल चलते हो पिज़्ज़ा के लिए,
तो 2003 में वो फिल्म आती है, लेकिन उस फिल्म का जितना फायदा मनीष को होना चाहिए था उतना उनको नहीं होता है। और फिर उनका अगला काम 2009 में आता है, रॉकेट सिंह सेल्समैन, जहां उनको लोग पहचानते हैं, जानते हैं। ये स्ट्रगल का फेज लंबा रहा, मेरे को लगता है कि 10 साल से ज़्यादा का ही रहा, 14 साल का रहा। उस बीच में आप अपने आप को जोड़ के कैसे रखते थे? वो जो स्ट्रगल का फेज था, ना उम्मीदी आपने नहीं, मतलब उम्मीद आपका कभी टूटा नहीं, ना उम्मीदी को आपने फटकने नहीं दिया अपने आसपास। फटकी होगी, लेकिन मैंने उसको टेक ओवर नहीं करने दिया। तो क्या था वो ना उम्मीदी वाला एक मोमेंट, क्या था आपको? कब आपको लगा कि यार गलत लाइन में आ गया यार, वापस चले जाते हैं यार? ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। मैंने कहा कि फटकी होगी आसपास, मुझ तक ज्यादा पहुंची नहीं, असर नहीं डाल पाई आप पर। लेकिन सोचते तो आप होंगे ना कि मतलब कहाँ पे क्या चीजें गलत हो रही हैं। 8 साल के स्ट्रगल के बाद एक फिल्म मिलती है, एक फिल्म के बाद तो बूम हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर अगेन रॉक बॉटम आप। So what's really interesting is that I've actually, if I think about it, I've been in many things which actually didn't work at that time. But I've noticed that as I've gone on working, and when things start making a difference to the audience, when they start making an impact, whether it's a Arya or whether it's a Kora, or even for that matter, if it's a Shurveer, which was on Hotstar. All the work that I've done from before suddenly starts coming back into focus, all the way back to Rules Pyar Ka Super Hit Formula. And that is a journey of 2001 when we were shooting it till Kora, which was in 23. That's a 23-year, yes, logistically 23-year journey of an actor from Rules to Kora. So when you look back, I'm just very glad that I've just kept going. Because when you keep going, the chances of things working then also become, if not high, at least as balanced with something not working. And अगर कुछ चीज़ काम करती है तो लोगों को suddenly रॉकेट सिंह, पाउडर, रूल्स प्यार का सुपर हिट फॉर्मूला, वहां तक बात पीछे तक चली जाती है। तो उस समय सर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी आपके लाइफ में सर? जिस समय रूल्स आपको मिला, फिल्म जो मिली, उससे पहले फाइनेंसेस कैसे आप मैनेज कर रहे थे? क्योंकि काम तो आपको उतना था नहीं। एड्स से आप करते, तो वहाँ से आपका सो एड्स करने में आप सिर्फ 1 या 2 दिन लगता था। एड्स में पैसे तो उस समय भी बहुत मिलते होंगे, जैसे मिलते हैं। It was because it could take care of your entire तो पहला पेचेक कितने का था सर? पहला पेचेक एड से या मतलब लाइफ का जो एक वो मोमेंट होता है ना कि अच्छा ये मेरी पहली कमाई है। ओह पहली कमाई कितनी? उसके बारे में आप मुझसे नहीं पूछें तो अच्छा है, और मैं नहीं बताऊं तो बेहतर है। क्यों कमाई क्या थी? क्योंकि क्या मिला नहीं आपको, प्रॉमिस करके छोड़ दिया गया, क्या था? ऐसा नहीं हुआ। It was I think it could be about in the vicinity of 8,000 rupees. Okay. Which was, I mean, I never looked at it and said कि वो ये कम है या कुछ है। I was just like, oh, okay, this is what I have. So I was quite happy. सर आप मुंबई 95 में आ गए थे, राइट? तो अब आपको ऑलमोस्ट 30 साल होने वाले हैं। तो सर मुंबई शहर के बारे में एक चीज़ कही जाती है, मतलब एक्चुअली 2 चीज़ें कही जाती हैं। एक तो कही जाती है कि हाँ, इट्स अ सिटी दैट नेवर स्लीप्स, काफ़ी बिजी सिटी है। मगर दूसरा ये भी कहा जाता है कि मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ आप भीड़ में भी रह के अकेले रहते हो, कि आपके जैसे आपके दोस्त नहीं बनते, आपके कुलीग्स बनते हैं। आप को शायद जब ज़रूरत होती है दोस्तों की तो शायद वो अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि सब अपने काम में बिजी हैं, इतना भाग दौड़ वाला शहर है। तो 30 सालों में सर क्या लगता है सर, आप किस चीज़ को ज़्यादा मानते हो कि इट्स दैट काइंड ऑफ अ सिटी जहाँ पे नेटवर्किंग या दोस्त बनाना मुश्किल है, बिकॉज एवरीवन इज़ बिजी विद देयर लाइफ्स, विद देयर वर्क, या फिर हाँ ऐसे मौके आते हैं जब आप दोस्त बनाते हैं और ऐसे कुछ दोस्त बन गए हैं जो शायद फॉर एवर आपके फ्रेंड्स रह जाए? बिल्कुल, I've been very lucky that way. अच्छा। मेरे बम्बई में ऐसे कुछ दोस्त बने हैं जिनको मैं अपनी सारी जिंदगी जानूंगा
और वो मुझे अपनी सारी जिंदगी जानेंगे. तो ये दोस्त जो हैं सर, ये आपके साथ काम करने वाले कलीग्स हैं या? There are some friends who uh, have something to do with the business partly, and some not so much. लेकिन उनके साथ आप मतलब मुझे ऐसा कभी नहीं लगा बम्बई में कि कोई उस तरह का अकेलापन है. और क्योंकि शायद मेरा रुझान भी वाकई में दोस्ती बनाने का है, कि अगर हमारी दोस्ती है तो फिर हमारी दोस्ती है. कि कि आया राम गया राम वाला हिसाब किताब मेरे साथ कभी था नहीं. तो जो मेरे दोस्त बने, चाहे वो कुछ ही हों, 1 या 2 उंगली पर आप उनकी गिनती कर पाएं, लेकिन वो फिर पक्के दोस्त हैं. सर आप एक सोशल पर्सन हो या फिर रिजर्व टाइप के पर्सन हो? मतलब अगर सोशल पर्सन का मतलब ये होता है कि हर फ्राइडे या सैटरडे को आप पार्टी कर रहे हो, तो मैं डेफिनेटली वो आदमी नहीं हूँ. मेरी ज़्यादातर पार्टी जो होती है वो काम को लेकर होती है. चाहे वो रैप पार्टी हो तो उसकी पार्टी होती है, कोई चीज़ शुरू हो रही हो तो उसकी पार्टी हो तो उसकी पार्टी है. सो and of course with friends, then you have your social life as anybody else, with your friends. But I'm not somebody who's like a big party goer or anything. मुझे लगता है इस इंडस्ट्री में जो लोग हैं उनके लिए सबसे enjoyable पार्टी रैप अप पार्टी होती है, मोर देन संडे फ्राइडे पार्टी. I know. इट्स रैप अप पार्टी. सैटरडे संडे हमारे लिए तो कुछ होता नहीं है कि वो रैप अप पार्टी वो मंडे को भी हो सकती है, फ्राइडे को सबसे भी हो ज्यादा सकती सुकून है. उसी में मिलता है रैप अप पार्टी में. तो सर अब मनीष चौधरी की बात करते हैं. उस मनीष चौधरी की जो 95 में बम्बई आने से पहले दिल्ली में रहा करता था, माँ बाप के साथ रहा करता था. और आपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल पोस्ट शेयर किया था कि आपके माँ बाप आगे हैं, आपके माँ के हाथ में एक फूलों का गुलदस्ता है और आप पीछे एक छाता लेकर खड़े हैं और आप लिखते हैं, When life calls for an umbrella, I will be there. Happy Father's Day, Papa, and thanks, Ma, for marrying him. भावुक कर रहे हैं आप मुझे. मनीष कैसे देखता है अपने माँ बाप को? और So they've been very supportive. My father passed away 2 years ago. okay. He was 92. He lived his life very energetically. So हमेशा से वो बहुत सपोर्टिव रहे हैं, दोनों ही. और उनको बहुत इंटरेस्ट रहता है कि अब आगे तुम क्या करोगे, कौन सा रोल है, मैंने तुमको इसमें देखा. So they start getting involved with what you're doing. और उनको अच्छा लगता है जब कोई फैमिली का, मेरी बुआ या कोई चाची या मौसा उनको फ़ोन करके बोले, अरे मैंने मन्नू को उसमें देखा. अच्छा, मन्नू आपके घर का नाम है? मनीष. अच्छा. तो और मुझे बहुत अच्छा लगा ये काम, क्या तुमने देखा उसको? तो फिर माय मदर वुड गो एंड लुक फॉर इट एंड टेक अ लुक एट इट. सो इट्स वेरी हार्ट वार्मिंग टू नो दैट योर फैमिली इज एंजॉयिंग व्हाट यू आर डूइंग. आपकी मम्मी है अभी? हाँ, माँ है. तो पापा मम्मी में आप सबसे ज़्यादा क्लोज किसके थे? मतलब पापा से ज़्यादा, क्योंकि कहा जाता है कि बेटे जो होते हैं उनसे बेटों की दूरी होती है बाप से, वो माँ के वाया बात होती है. मेरा ऐसा नहीं था बिल्कुल. आई वाज वेरी क्लोज टू माय फादर. वी स्पोक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई हैव बीन क्लोज विद माय मदर, बट आई माइट हैव बीन क्लोजर टू माय फादर एक्चुअली. पापा से लास्ट बात कौन सी याद आती है आपको, जो बैठ के कभी डिस्कशन किया हो? वो कौन सी बात थी जो आप? एक्चुअली फ़ोन पे ही बात हुई थी, एक वीडियो कॉल पे, उनके जाने से कुछ दिन पहले, मेरे बर्थडे पर. सो दैट वाज वेरी नाइस. और उसके करीब 1 हफ्ते बाद ही पास्ड अवे. दैट वाज इट्स गोइंग टू बी 2 years now. 2 years. 16 साल की उम्र में अगर कोई बच्चा NSD वालों को फ़ोन कर देता है तो इसके पीछे कुछ तो रहा होगा जो उसको प्रेरित करता था कि मुझे बड़े पर्दे पर आना है. वो कौन इंसान था, वो कौन हीरो थे, या वो कौन सा ऐसा वाकया था, कौन सा ऐसा इंसिडेंट था जो आपको लगा कि नहीं यार, NSD आपको पता कहाँ से चला पहली बार? 16 मुझे साल की याद उम्र नहीं में. मुझे कहाँ से पता चला, लेकिन वो मोमेंट मुझे याद है जब मैं खड़ा होकर अपने फादर के लिविंग रूम घर में, लिविंग रूम में फ़ोन पड़ा होता था मेन दरवाजे के बिल्कुल बाजू में.
तब तो रेगुलर MTNL फोन्स होते थे तो मुझे याद है मैं खड़ा हूँ और मैं अपना I can see that as a scene. A young boy is picking up the phone. He's found the number from somewhere, which is written somewhere on a chit, and he's calling and is basically being told कि तुम गधे हो क्या 16 साल के मतलब ये भाषा यूज नहीं की गई थी लेकिन वो टोन मुझे अभी भी याद है कि नहीं पहले आप अपनी ग्रेजुएशन कर लीजिए उसके बाद हमें फोन कीजिएगा. So it was like that kind of a slightly patronizing sort of a thing. तो मुझे लगा अरे ग्रेजुएशन तो अभी 5 साल बाकी तब तक मैं वेट नहीं कर सकता. राइट. But as anybody who was growing up in the 70s, Sholay had come. बच्चन. Funnily enough, it was actually Amjad Khan. Oh. Yeah. अच्छा. With me, it was Gabbar. Amjad Khan. Yeah, it was Gabbar. It was Gabbar to such an extent that I made it a point to learn all the dialogues that he had. उसमें तो वैसा भी था ना, तो कैसेट चलते थे जिसमें पूरा डायलॉग्स ही चलता था. शादियों में वो बजा दिया जाता था, गानों की जगह डायलॉग्स चल रहे हैं शोले के. तो उसका एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है ज्यादा लेकिन मेरे पास ऑल इंडिया रेडियो का बहुत एक्सपीरियंस है. अच्छा. Because I used to listen to AIR programs a lot. रात को 9 बजे ये 2 ट्रक ड्राइवर्स होते थे. एक शो था जिसमें 2 ट्रक ड्राइवर्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और वो बातें कर रहे हैं और उसके बीच में ये सब बातें होती थी. और गब्बर सिंह के जो डायलॉग्स चलते थे. So I used to listen to it, remember it, so I could play it out with my friends in the morning. Oh. And I think there was a time in like class 5 or 6 जब हम लोग थे, जब my friends I think looked forward to that कि मनीष आएगा तो वो सुनाएगा. बट फिर सर आपने ग्रेजुएशन में जाके फिर वापस एक्टिंग की ही, जितना आप किरोड़ी मल कॉलेज में पढ़ रहे थे राइट, तो वहाँ पे प्लेयर्स थिएटर ग्रुप में आपने ज्वाइन किया था. तो उसका कितना योगदान है, कंट्रीब्यूशन है आपकी एक्टिंग स्किल्स को होन करने में? So in college I actually ended up not working so much within in that time that I was in college. लेकिन प्लेयर्स जो था वो बहुत ही एक्टिव थिएटर ग्रुप था. बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे एक्टिव थिएटर ग्रुप वो आज भी है और तब भी था और बहुत सालों से है. So उसका जो इम्पैक्ट था वो obviously was very strong, but I ended up not doing so many plays with the players. I did a few, but not so many. Also college का माहौल होता है वहाँ पर आप you're 19, 20, there's a lot of things to do, you are hanging around, sometimes bunking classes, just going for a little. तो उस वक्त इतना डिसिप्लिन जो है वो आप में उस वक्त तक आपने इम्बाइब नहीं किया होता. तो so in my college time then I was actually not terribly disciplined at all. So I ended up not doing so much work with the players. But quite soon after that it became very important to me that I did things as an actor or in the acting world correctly. I learned correctly. I was on time and was the last one to leave. All these things became very important to me. जो funnily enough आज तक important है. तो मुझे आज भी अच्छा लगता है जब मैं 15 मिनट पहले पहुंच जाता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं 15 मिनट लेट निकलता हूँ. तो सर रॉकेट सिंह सेल्समैन के सुनील पुरी के कैरेक्टर के अलावा जो आपके फैन हैं उनके लिए ट्रीट हो गया जब आप आर्या में दिखे शेखावत के रोल में. तो आर्या में जो रोल आपने किया है शेखावत का वो सोफिस्टिकेटेड है, वो क्लासी है, वो ड्रग लॉर्ड होते हुए भी आपने भी बोला एक जगह कि वो ऐसा लगता है कि आपने अप्रोच भी शायद वैसा किया था कि मानो वो एयरपोर्ट के बिजनेस लॉन्च में बैठा हुआ है, वहाँ से सब कुछ डील कर रहा है. राइट. अब इसमें इत्तेफाक की बात है कि पाउडर में जहां आप ड्रग पकड़ने वाले बने हो आर्या में आप ड्रग बेचने वाले बने हुए हो. करेक्ट. तो दोनों साइड का रोल आपने किया है. सबसे इंटरेस्टिंग रोल कौन सा था, पकड़ना या बेचना? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ब्रीफ था कि आप ऐसा लगना चाहिए कि आप एयरपोर्ट के एक बिजनेस लाउंज में बैठकर अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं. ये ब्रीफ राम माधवानी जी का, तो एक तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रीफ था कि देयर हैज टू बी अ सेंस ऑफ एक होता ना राजस्थान है तो रजवाड़ों का रॉयल वाली चीजें वो है, थोड़ा सा वो आना चाहिए कि
लेकिन उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगा जो मैंने उनसे और जो हमारे दो डायरेक्टर से संदीप मोदी और विनोद रावत उनसे भी बात की कि इस सोफिस्टिकेशन के साथ साथ जो राजस्थान की जो सोफिस्टिकेशन होती है रजवाड़ों की एक ज़मीनी फील भी होनी चाहिए कि मिट्टी जो देसीपन जो आता है। देसीपन जो है तो मुझे लगता है कि सोफिस्टिकेशन बिकॉज द क्लोथ्स वर अ पर्टिकुलर वे और उसका लहजा और वो सिगार पीता है तो ऑब्वियसली मतलब you know, सिगार पीता है और वो फिर वो काटने उसको वाला काटने भी वाला होता भी है, है, जिससे वो अच्छा। फिर उंगली वगैरह भी काट लेते हैं। एक्चुअली उंगली तो उसी की कट जाती हाँ, उसी की कट जाते हैं फिर। हाँ हाँ। सो ये चीज़ें जो थी आई थिंक इन दोनों चीज़ों का जो मिश्रण था सोफिस्टिकेशन और एक देसी पने का जो ज़मीनी मिट्टी होती है राजस्थान में अगर आपने देखा हो एमपी राजस्थान जो नॉर्दर्न बेल्ट है चाहे वो कितने भी सोफिस्टिकेटेड हो लेकिन वो अपनी ज़मीन से मिले हुए होते हैं तो इसका एक एग्जाम्पल जो मुझे हमेशा मुझे लगता है कि इट वाज अ वेरी गुड वे टू इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर कि जब वो अंदर आता है और इनके फ्यूनरल पर आर्या के हस्बैंड के फ्यूनरल पर तो सबसे पहले वो जाकर आर्या के फादर के पांव छूता है so what really worked very nicely is that the background score that you hear when Shekhawat enters is a lot of danger. But the moment he enters with that danger, he actually goes and touches his feet and says, बहुत खराब लगा। सर सुष्मिता सेन जो आर्या का कैरेक्टर निभा रही थी उन्होंने भी एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें आपके बारे में बताया था कि लाइक शी फेल्ट दैट यू आर अ वेरी डिसिप्लिन्ड फोकस्ड एंड कंट्रोल्ड इंटेंसिटी वाले एक्टर हो आप। तो उनके साथ आपके काफ़ी वो मतलब फिजिकल वायलेंस वाले काफ़ी सीन्स हैं। तो हाउ वाज द क्वेश्चन विथ हर गिवन दैट यू नो शी हैज़ बीन वर्किंग आई थिंक सिंस 90s, फिर ये उनका काइंड ऑफ कमबैक सीरीज था। करेक्ट। तो हाउ वाज दैट इंटायर एक्सपीरियंस वर्किंग विथ हर एंड यू नो आई थिंक कि इससे पहले उन्होंने कोई एक्शन सीक्वेंस ऐसा किया नहीं, आई डोंट नो। हाँ No, I don't think काफ़ी नहीं किया था इससे पहले, तो ये उनका पहला था वो। तो हाउ वाज दैट वर्किंग एक्सपीरियंस विथ हर? No, it was wonderful because she came with a lot of energy and a lot of zest कि मैं वापस आ रही हूँ और मुझे इस तरह का किरदार जो मिला है और इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जिस पे उन्होंने कभी पहले नहीं किया था काम। And in 2020, to be fair, the OTT platform was quite fresh. Right. Fresher than it is now. So she came with a lot of energy of wanting to, you know, एक ये भी होता है ना कि I'm coming back, so I'm going to prove myself again. And that's always a very positive thing मुझे लगता है। राइट। सर आपके कैरेक्टर्स की बात होती है, सुनील पुरी को लोग काफ़ी पसंद करते हैं, आर्या के शेखावत को बहुत लोग पसंद करते हैं। आपका एक और कैरेक्टर है जो कि शायद उतना पॉपुलर नहीं हो पाया लेकिन वो बेहतरीन कैरेक्टर है, जिमी मिस्त्री का। अनुराग कश्यप की फिल्म थी बॉम्बे वेलवेट, उसमें आपने कैरेक्टर निभाया था जिमी मिस्त्री। हो सकता है कि शायद फिल्म नहीं चली तो इसीलिए आपका कैरेक्टर भी उतना लोकप्रिय नहीं हो पाया, जबकि आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो कैरेक्टर निभाया था। क्योंकि मेरे हिसाब से सुनील पुरी शेखावत के बाद आपका निभाया वो मेरे को बेस्ट कैरेक्टर लगता है जिमी मिस्त्री का। थैंक यू, दैट्स वेरी नाइस टू हियर। क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं उसके बारे में, तो उसके बारे में बात करते हैं सर। कि पहले बात तो ये बताओ सर कि कैसा उस समय फील हुआ था सर। ऑब्वियसली नहीं चलता है, चीज़ें तो खराब लगती ही हैं, बट ये दिमाग में आता था कि अरे यार इसमें इतना मेहनत से काम किए हैं, ऑनेस्टी से काम किए हैं, तो ये अगर चल जाता तो फिर जिमी मिस्त्री को लोग और समझते, जानते, उस कैरेक्टर के ग्राफ को समझते हैं। You know, also let me tell you, we shot Bombay Velvet in 2015 और तब तक मैं रॉकेट सिंह और पाउडर दोनों कर चुका था और ये दोनों ही चीज़ें तब तक चली नहीं थी। रॉकेट सिंह अपनी एक जगह बनाना उसने शुरू कर दिया था डेफिनेटली बाय 2015, लेकिन it didn't have the kind of impact by 2015 that it has today. It was a gradual impact that was happening. So I was already dealing with things which I believed I was putting my heart and soul into as it should be, and that they were not landing. तो आपको लगता है कि क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, लेकिन एक एक्टर एक दुनिया में काम करता है, वो दुनिया
डायरेक्टर इजाद करता है। अगर दुनिया लोगों तक पहुंचती है तो एक्टर का काम लोगों तक पहुंचता है। अगर दुनिया लोगों तक नहीं पहुंच रही है तो ऐसा होता है कभी कभी कि ज्यादातर दुनिया ना पहुंची हो लेकिन एक एक्टर का काम पहुंच गया। बट मोस्टली आई हैव सीन दैट इफ द वर्ल्ड ऑफ द स्टोरी वर्क्स देन द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, एक्टर्स हु आर प्लेइंग देम। तो आपको क्या लगता है उसकी जो दुनिया थी, उस फिल्म की दुनिया, वो कहाँ फेल हो गई? बॉम्बे वेलवेट कहाँ मिस कर गया? तो मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि बॉम्बे वेलवेट फेल हो गया। अच्छा। मैंने वाकई में कभी ऐसा नहीं सोचा अपने जहन में कि बॉम्बे वेलवेट इज समथिंग दैट फेल्ड, राइट? बिकॉज I never believed that powder was something that failed. I never believed it. Because when you're working in something, you know that it's being done in a very particular way. और ये एक दुनिया इजाद हो रही है यहाँ पर, और उसमें कोई खामी नहीं है। इनफैक्ट जैसा आप बता रहे हो ना कि पाउडर को 10 साल बाद लोगों ने देखा, Correct. अभी के जनरेशन को बॉम्बे वेलवेट से भी प्यार हो गया है। करेक्ट। अब उसको बहुत लोग बोलते हैं यार उस समय हाइट ऑफ इट्स टाइम थी, फिल्म को हम लोग समझ नहीं पाए। करेक्ट। अब वो कैरेक्टर की बात हो रही है, हम लोग अभी जिमी मिस्त्री की बात कर रहे हैं। मे बी 4 साल 5 साल के बाद शायद ये फिल्म एक कल्ट बन जाए। करेक्ट। तो 2016-17 में जिमी मिस्त्री के बारे में मुझसे किसी ने बात नहीं की, लेकिन हम 2024 में उसके बारे में बात कर रहे हैं। राइट, दैट्स द थिंग। अनुराग कश्यप के साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस था? उनका वैसा कहा जाता है कि वो स्क्रिप्ट नहीं देते हैं या बहुत ही एक्सटेम्पो होता है कि वहाँ पे वो अगर कोलाहल नहीं हो सेट पे तो वो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से काम करना नहीं आता है। तो आप लोगों को क्या स्क्रिप्ट अगर दी जाती थी, क्या प्रोसेस था उनका? वो तो जब फिल्म खत्म हुई तो मेरे पास स्क्रिप्ट के इतने सारे ड्राफ्ट्स थे कि मुझे एक कार्टन ढूंढना पड़ा उनको रखने के लिए। और कहते हैं स्क्रिप्ट नहीं मिलती। बताओ यार। लेकिन बॉम्बे वेलवेट में क्योंकि मैंने उनसे मांगी थी, उन्होंने मुझे हर ड्राफ्ट भेजी, चेंज करते करते सारी तो ड्राफ्ट। कश्यप सर बहुत जगह ये भी बोलते हैं, मजाक में ही बोलते हैं, कि शायद बॉम्बे वेलवेट इसीलिए भी नहीं चल पाई ना क्योंकि उसमें मैंने ड्राफ्ट्स लिख दिए थे। क्योंकि मेरी बाकी फिल्मों में मैं लिखता नहीं उतना प्रॉपर, ड्राफ्ट नहीं रहते हैं, तो शायद इसीलिए चल गई थी फिल्में। ये तो वो जाने, और ये इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अगेन आप रणबीर कपूर के साथ उसमें काम किए। करेक्ट। राइट। तो आप, मेरे को लगता है कि 7-8 साल के बाद रणबीर कपूर के साथ काम किए, फिर रॉकेट सिंह के बाद ये 7 सालों में उनके कैरियर में भी बहुत चीजें बदली, उनकी एक्टिंग स्किल्स में और इजाफा हुआ। क्या चीज आपने महसूस किया सर बॉम्बे वेलवेट के सेट पे सर? रणबीर कपूर के साथ? No, just the fact of more experience, of being more in. He must be in Rocket Singh. He must be what, about 27, and here he was, in his mid to early to mid 30s. Right. So obviously you could see the transition from a younger actor to as happens with all of us. So it was a great pleasure in Rocket Singh and then again in Bombay Velvet. एक और इम्पैक्टफुल शो की बात करते हैं। अभी तक तो हम बात करते हैं कि जहाँ पे हम आपको पहचान रहे थे। एक शो आता है कोहरा, जिसको हमने देख लिया और ऑडियंस का पता नहीं, बट जब मैंने पहली बार देखा मैं पहचान नहीं पाया कि आप हो। कोई नहीं पहचानता था। तो मैं तो नहीं पहचान पाया। मैं बाद में अच्छा क्रेडिट जब देखा था, अच्छा ये सर कर रहे थे। फिर वापस आकर देखा स्टीव का कैरेक्टर था। हाँ, तो सर काफी बैडेस्ट रोल था वो, बाय द वे। तो अरे मेरे को वो सीन याद आता है ना जहाँ पे एक रिपोर्टर जाके कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है और निकालते हैं हथौड़ा और फिर हथौड़े से उसको मारते हैं। पाना था वो। हाँ, पाना था। मतलब वो देख कर डर लगता था कि हाँ उस इंसान से डर लग सकता है, वैसा वाला वो कैरेक्टर था। तो सर ऐसे ओवरऑल वो शो की टोनैलिटी भी थोड़ी सी डार्क है, थोड़ी सी मतलब लेयर्ड है, और आपका कैरेक्टर भी काफ़ी लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स लगा था मुझे उसमें। तो ऐसे कैरेक्टर्स करते वक्त या ऐसे शो करते वक्त क्या साइकी रहती है एक्टर्स की? क्योंकि कुछ एक्टर्स ने ऐसे भी स्टेटमेंट दिए हैं कि जब हम इस तरह का किसी डार्क कैरेक्टर को प्ले करते हैं तो उससे निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस वक्त क्या साइकी रहती है कि जब आप ये कर रहे हो और फिर उससे निकलना कितना ईजी या मुश्किल रहता है? मुझे लगता है कि हर किरदार आप पर एक अपनी छाप छोड़ जाता है, और ये छाप छोड़ना भी लाजमी भी है और मुझे लगता है ज़रूरी भी है, क्योंकि जो काम मैं आगे करूँगा वो इसी हिस्ट्री से करूँगा ना। मैं ज़ीरो से तो शुरू नहीं करूँगा। अब जो मैं अगला करूँगा या जो मैं अगला कर रहा हूँ वो स्टीव के कैरेक्टर के बाद ही कर रहा हूँ। तो उसकी कुछ छवि ह्यूमन कंडीशन की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो मुझे लगता है मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एज एन एक्टर, या किसी भी एक्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। वो जो समझ है वो आप आगे ले जाएंगे। अब
जरूरी नहीं है कि अब अगला कैरेक्टर कैसा भी हो सकता है ना, ही कुड बी अ बफून, जो अगला किरदार आप प्ले कर रहे हैं, कि एक आप स्टीव कर रहे हैं और जो अगला किरदार आप कर रहे हैं वो एकदम से कभी कभी बफूनरी पर आमादा हो जाता है और थोड़ा सा बेवकूफ हो सकता है, अपने इमोशन से थोड़ा सा दूर हो सकता है, while Steve is entrenched in his emotion. आपको सिर्फ इमोशन नजर आता है जब आप स्टीव को देखते हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि आप हर किरदार की छवि को आगे अपने काम में ले जाएं और ज़रूरी नहीं है कि आपको पता रहे कि वो किस तरह से इस्तेमाल होगी, यू नो, क्योंकि वो तो होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना चेहरा ज़रूर दिखाएगी, जो चीज़ आपने वहाँ से ली थी, जो आपको वहाँ समझ में आई थी, जिसका ऑन द फेस ऑफ इट कोई लेना देना है नहीं आपके अगले काम के साथ, लेकिन आप तो आप ही हैं ना। तो सर जाते जाते सर हमारे ऑडियंस के लिए सर अगर 5 ऐसी फिल्में हैं जो आप पर अपनी छाप छोड़ती हैं एज ए आर्टिस्ट, हर किसी को वो 5 फिल्में जो ज़रूर देखनी चाहिए, वो आप क्या रिकमेंड करना चाहोगे हमारे ऑडियंस के लिए? मुझे बंदनी बहुत पसंद है, बिमल रॉय, जो जिसमें नूतन और अशोक कुमार थे, बिमल रॉय ने बनाई थी वो फिल्म। मुझे 2 बीघा जमीन अगेन बहुत पसंद है, बलराज साहनी। फिर मुझे एक इटली की फिल्म है ला स्ट्राडा, द रोड, वो मुझे बहुत पसंद है, वो भी 50s की फिल्म है। तो ये 3 फिल्में मोर और लेस उस पीरियड की, और फिर मुझे शोले बहुत पसंद है। शोले 2 बीघा जमीन से सीधे शोले। मुझे 2 बीघा जमीन, क्योंकि अगर आप देखें शोले को ना, शोले इज अ वेरी ग्रिटी फिल्म, उसमें गन बहुत है, मतलब उसमें कोई साफ सुथरा नजर नहीं आता आपको, तो मुझे वो बहुत पसंद है कि यू नो इट्स लाइक लार्ज एंड इट्स बिग एक्शन एंड इट्स एवरीबॉडी इज सॉर्ट ऑफ टोटल डिस्ट्रक्शन एंड एवरीबॉडी इज डर्टी, मतलब फिजिकली दे आर ऑल लथपथ, सो दैट्स 4। और मुझे गॉडफादर बहुत अच्छी लगती है, व्हाट अ फिल्म, 1 पहली वाली। सो थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे पॉडकास्ट पर आए, और मेरे को लगा काफ़ी अच्छी बातें हम लोगों ने की हैं सर, काफ़ी सारी बातें, और हम लोगों के लिए तो ये बहुत खुशी की बात है कि सुनील पुरी साहब के साथ हम लोगों ने कंपनी कैसे बनती है इस पे बहुत सारी बातें कर ली हैं। अब पता चल चुका है। हाँ, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच विभू। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री and like and share this podcast.